हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इसमें आज हम इस वीडियो में हर एक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, हर एक वंश को पढ़ने के पहले आपको हमने इसके पिछले वीडियो में जो भी मतलब कि मगध पर 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ था, उसके बारे में दोस्तों एक बार देखते हैं कि जैसे ही दोस्तों और मतलब कि 16 महाजनपदों का और उदय होता है, उसमें जो सबसे पावरफुल जो जनपद होता है, वो दोस्तों होता है मगध। मतलब मगध का जैसे उदय होता है, तो वो दोस्तों मतलब आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है। और मगध पर 7 वंशों ने राज किया था। और उसमें दोस्तों वो कौन-कौन से हैं, इसके बारे में हम और देखते हैं। उसमें से दोस्तों हर्यक वंश है, और शशनाग वंश है, और नंद वंश है, मौर्य वंश है, और शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो ये जो दोस्तों वंश थे 7, तो इन्होंने मगध की गद्दी पर दोस्तों एक प्रकार से राज किया है। हाँ, तो दोस्तों मगध पर क्या है कि 7 वंशों ने और राज किया था। उसमें से दोस्तों हर्यक वंश है, शशनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कर्ण वंश है और सातवाहन वंश। दोस्तों हमने जो इसके पिछले वीडियो में आपको शुंग, कर्ण और सातवाहन के विषय पढ़ा दिया है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, और हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें दोस्तों कौन-कौन सी गतिविधियाँ हुई हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट हर्यक वंश के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें हम हर्यक वंश की, कि हर एक वंश की शुरुआत कैसे होती है ना? इसका जो उदय होता है वो मगध पर किस प्रकार से होता है, इसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। और बात करें यहाँ पर दोस्तों हर एक वंश की, तो हर एक वंश मतलब त्रहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि हर एक वंश के जितने भी शासक हुए हैं, तो उन्होंने अपने पिता को मार करके गद्दी को प्राप्त किया। चाहे दोस्तों वो मतलब बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, मतलब कि जितने भी शासक हुए हैं, तो उन्होंने अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त किया है। तो आज दोस्तों हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों बात करें इसके शासकों की, कि आखिर हर एक वंश में कौन-कौन से शासक हुए, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो हर एक वंश में दोस्तों जो पहला शासक था बिंबिसार था। तो बिंबिसार ने ही हर एक वंश की स्थापना किया था, और इसी को दोस्तों हर एक वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा बनता है, उसका दोस्तों नाम था अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन, और उदयन के बाद नलदशक। तो ये दोस्तों 4 शासक होते हैं हर एक वंश में। तो इन्होंने दोस्तों एक प्रकार से हर एक वंश का निर्माण किया था। और दोस्तों इनके बारे में अगर बात किया जाए, तो इन्होंने जब भी ये मतलब शासक गद्दी प्राप्त करते हैं, तो ये दोस्तों अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में दोस्तों 2 मतलब कि 2 चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। एक होता है दोस्तों बिंबिसार के बारे में, और दूसरा है दोस्तों बिंदुसार। तो हिस्ट्री जो मतलब प्राचीन भारत का इतिहास है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों 2 शासक होते हैं, एक होता है बिंबिसार और दूसरा होता है बिंदुसार। तो यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार की बात करें, तो बिंबिसार का संबंध दोस्तों हर एक वंश से है, और जो बिंदुसार का संबंध है दोस्तों, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। मतलब कि बिंबिसार का संबंध जो है वो हर एक वंश से है, और बिंदुसार का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। तो बिंदुसार दोस्तों ये अशोक के पिताजी होते हैं। तो 2 नामों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि बिंबिसार कौन है, बिंदुसार कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको क्लियरिटी से समझाया है कि जो बिंबिसार है वो हर एक वंश से है। बिंदुसार है तो दोस्तों बिंदुसार के साथ जो संबंध है, तो बिंदुसार का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से है। और बिंदुसार जो होते हैं, ये अशोक के पिताजी होते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम बिंबिसार की, कि हर एक वंश का जो पहला शासक था बिंबिसार था। तो बिंबिसार के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये हर एक वंश का पहला शासक था, और ये संस्थापक भी था। मतलब हर एक वंश की इसने स्थापना भी हर एक वंश की इसने स्थापना भी किया था। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिणी और बिहार के एक सैनिक का पुत्र था। मतलब कि ये दोस्तों क्या है, जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार और राजा बनने के पहले सैनिक था, और इसके पास दोस्तों राजा के पूरे गुण थे। इसीलिए इसने जो है दोस्तों मगध पर पहला जो राजवंश था, उसमें हर एक वंश की इसने स्थापना किया था। एक दोस्तों मतलब अश्वघोष हैं, और अश्वघोष ने दोस्तों लिखा है बुद्ध चरित्र को। तो अश्वघोष की जो किताब है बुद्ध चरित्र, उसमें कहा गया है कि इसका संबंध जो दोस्तों हर एक कुल से बताया गया है। मतलब बिंबिसार का संबंध हर एक कुल से कहाँ पर बताया गया है, तो अश्वघोष की किताब दोस्तों बुद्ध चरित्र है, उसमें कहा गया है कि जो बिंबिसार है, उसका संबंध हर एक कुल से है। इसीलिए उसने अपने कुल के नाम पर एक वंश की स्थापना किया था। और इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड होता है, वो 544 बीसी से 492 बीसी होता है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 544 में राजा बनता है, और 492 मतलब इसके पुत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है।
और इसके दोस्तों अगर हम नाम की बात करें कि इसका दोस्तों नाम क्या होता है, तो इसका नाम दोस्तों होता है श्रेणिक या और श्रेणिक, मतलब इसको श्रोणिक कहा जाता है। इसका जो मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में इसका जो नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है श्रेणिक या श्रेणिक। और इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि 14 वर्ष की अल्पायु में ही इसके पिता ने इसका दोस्तों राज्याभिषेक किया था। मतलब कि जो मतलब बिंबिसार है, तो बिंबिसार दोस्तों मतलब 14 वर्ष की अल्पायु में ही इसके पिता ने इसको और राजा बना दिया था। और दोस्तों ये 524 बीसी में, मतलब 524 बीसी में इसका एक प्रकार से राज्याभिषेक हो जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों कोई बेसिक जानकारी और उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में केवल इतना है कि मतलब इसका संबंध दोस्तों सैनिक के रूप में होता है, और एक प्रकार से इसके बचपन से ही एक प्रकार से और इसके अंदर राजा गुण होते हैं। और दोस्तों इसके बारे में बात किया जाए तो इसके जो बचपन का नाम था वो श्रेणिक या श्रोणिक होता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, तो उनका किस प्रकार से दोस्तों स्थिति थी, वो कहाँ कहाँ पर थे भारत में। इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों हम मैप के बारे में कंप्लीट समझते हैं कि जो भी दोस्तों भारत में और 16 महाजनपदों का उदय होता है, तो वो दोस्तों कहाँ कहाँ पर थे, और मगध के समकालीन कौन कौन से थे, मगध के पड़ोसी कौन कौन से थे, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो जो बिहार का क्षेत्र होता है, बिहार और पश्चिम बंगाल, वहाँ पर दोस्तों मगध का एक प्रकार से उदय होता है। और मगध के दोस्तों यहाँ पर समकालीन एक प्रकार से काशी होता है, चेदी महाजनपद होता है, अस्मक होता है, अंग होता है, बज्जी, कौशल, कुरु और पांचाल। ये दोस्तों एक प्रकार से मतलब इनका जो विस्तार होता है वो मगध के आसपास होता है। और जो भी दोस्तों भारत के बाहर जो विस्तार होता है वो होता है कम्बोज और गांधार, दोस्तों आज पाकिस्तान में स्थित हैं, और बाकी जो थे भारत में स्थित थे। और दोस्तों यहाँ पर अगर मगध की बात की जाए तो मगध क्या होता है कि इन 16 महाजनपद में जो मगध होता है वो सबसे पावरफुल और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसके पास दोस्तों आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये गंगा नदी और सोन नदी के दोस्तों संगम पर स्थित था। तो इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और ज़मीन उपजाऊ थी तो इसकी यहाँ खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। तो खेती होती थी तो दोस्तों इसके पास आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा थी। और मगध के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसका जब विस्तार हुआ था तो इसको दोस्तों ज़मीन इतनी उपजाऊ मिली थी कि मतलब एक प्रकार से दोस्तों इसके जो चारों ओर के जो भी इसके समकालीन महाजनपद थे, चाहे वो काशी हो, चाहे चेदी हो, अंग, अस्मक, कोई सा भी हो, तो उनके पास दोस्तों इतना पैसा और रुपये नहीं था जितना मगध के पास में था। इसीलिए मगध सबसे पावरफुल और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इसका उदय होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि बिंबिसार के टाइम पर मगध की राजधानी क्या थी, और अगर हम दोस्तों इसकी कैपिटल की बात करते, राजधानी की बात करते हैं, तो जब दोस्तों मगध का राजा बिंबिसार था तो उसके टाइम पर जो भी राजधानी थी दोस्तों वो राजगीर या गिरिव्रज या राजगृह, तीनों नाम एक ही हैं। चाहे आप राजगीर कहिए या गिरिव्रज या राजगृह, मतलब कि तीनों नामों का एक प्रकार से दोस्तों कंपेयर होता है। मतलब कि चाहे राजगीर, गिरिव्रज या राजगृह, तीनों दोस्तों सेम ही नाम है। तो ये दोस्तों क्या थी, ये मगध की कैपिटल होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जब मतलब बिंबिसार गद्दी पर बैठता है तो उस समय दोस्तों मतलब मगध की स्थिति अच्छी नहीं थी। दोस्तों एक प्रकार से जो बिंबिसार होता है वो मगध को दोस्तों को निर्माण करता है, क्योंकि पहला राजा था और मगध का जो पहला वंश था वो हरेक वंश था। तो उसने एक प्रकार से मगध को बनाया था, क्योंकि उसने उसको सबसे पहले ही उसको एक प्रकार से मगध की गद्दी मिलती है। तो जब वो दोस्तों गद्दी पर बैठता है तो उसके टाइम पर जो मगध होता है उसके दोस्तों मगध के जो समकालीन एक प्रकार जनपद होते हैं, चाहे काशी हो, कौशल हो, अवंती हो, चेदी हो, तो उस टाइम पर दोस्तों इन जनपदों की स्थिति अच्छी नहीं थी, और एक प्रकार से इनमें आपसी संघर्ष चलता रहता था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जब बिंबिसार दोस्तों मगध का राजा बनता है तो उसके टाइम पर दोस्तों मगध के जो आसपास के दोस्तों जो महाजनपद होते हैं, चाहे वो अंग हो, मल्ल हो, काशी, कौशल, चेदी और अवंती, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपसी संघर्ष होता है। क्या होता है, इनमें आपसी संघर्ष होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये मगध के आसपास के एक प्रकार से महाजनपद होते हैं, और इनमें एक प्रकार से क्या होता है कि एक प्रकार से दोस्तों साम्राज्य के विस्तार के लिए इनमें आपसी संघर्ष होता है। और जब दोस्तों इनमें आपसी संघर्ष होता है, और क्या होता है कि मगध क्या होता है, तो दोस्तों मगध जो होता है ना, तो मगध आर्थिक रूप से संपन्न राज्य था, मतलब मगध के पास रुपया पैसा दाम बहुत ज़्यादा था। तो इन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल था मगध था, लेकिन मगध के जितने आसपास के ये महाजनपद थे तो इनमें दोस्तों साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लगातार आपसी संघर्ष होते रहते थे। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने विवाह
और मित्र की नीति को अपनाया था। मतलब कि इसने दोस्तों साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक प्रकार से इसने कई प्रकार के विवाह किए, और जो भी इसके समकालीन महाजनपद थे, तो दोस्तों उनसे मतलब इसने एक प्रकार से मित्रता का भाव रखा और उनसे आपसी संबंधों को कायम किया। इसके दोस्तों बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारे विवाह किए थे, और विवाह के साथ-साथ दोस्तों इस मित्रता का हाथ भी इसने बढ़ाया था। इसके दोस्तों विवाह की कि इसने आखिर दोस्तों 3 विवाह किए थे इसने। मतलब अपने जो इसके समकालीन महाजनपद थे, तो उनसे मतलब एक प्रकार से दोस्तों क्या करने के लिए, एक प्रकार से मतलब आपसी संबंधों को कायम करने के लिए इसने विवाह की नीति अपनाई थी। और इसने अपने जीवन काल में केवल एक बार युद्ध किया था। दोस्तों इसने अंग देश के साथ में और युद्ध किया था। उसको अंग महाजनपद था, तो अंग महाजनपद को बिंबिसार ने युद्ध के माध्यम से अपने आपस में मिलाया था। लेकिन जितने भी इसके दोस्तों साम्राज्य का विस्तार किया था, इसने पूरे साम्राज्य का विस्तार विवाह और मित्रता के माध्यम से किया था। तो अगर हम दोस्तों इसके विवाह की बात करते हैं कि इसने आगे कितने विवाह किए थे, तो इसने दोस्तों एक किया था लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेटक की और पुत्री चेरला के साथ में। और इसका जो दोस्तों दूसरा विवाह होता है, इसका जो दूसरा विवाह होता है वो होता है दोस्तों कौशल नरेश होते हैं। कौशल एक महाजनपद होता है, और उसका जो राजा होता है प्रसेनजीत होता है, और प्रसेनजीत की जो बहन होती है उसका नाम होता है महाकौशला देवी। और दोस्तों इसी महाकौशला देवी से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम होता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो जन्म होता है वो प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से होता है। इसका विवाह जब महाकौशला देवी से होता है, तो इसको दहेज के रूप में काशी प्राप्त होता है। मतलब काशी एक दोस्तों उस समय पर शहर था, तो जो मतलब काशी शहर था, तो काशी शहर बिंबिसार को दहेज के रूप में प्राप्त होता है। वो कैसे दोस्तों, कौशल जो महाजनपद होता है, तो कौशल महाजनपद के साथ में इसके जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो काशी जो शहर होता है इसको दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और वहाँ से बिंबिसार को मतलब कि पर ईयर मतलब वहाँ से बिंबिसार को मतलब पर ईयर 1 लाख का दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से टैक्स प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों मतलब स्थिति है किसी कौशल की, कि कौशल को इस प्रकार से बिंबिसार ने अपने दोस्तों एक प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसको अपने एक प्रकार से दोस्तों वहाँ पर संबंधों को कायम किया था। इसके बाद इसका जो दोस्तों तीसरा विवाह होता है, वो होता है दोस्तों वैशाली की राजकुमारी खेम्बा के साथ में। मतलब कि वैशाली भी एक महाजनपद होता है। तो कौन सा दोस्तों, लिच्छवी, कौशल और वैशाली। तो लिच्छवी, कौशल और वैशाली के साथ बिंबिसार वैवाहिक संबंधों को स्थापित करता है। और वैशाली की जो दोस्तों राजकुमारी होती है उसका नाम खेम्बा होता है। तो खेम्बा को मतलब खेम्बा के साथ इसका विवाह होता है। उसके बाद दोस्तों एक मध्य प्रदेश का महाजनपद होता है, उसका नाम है अवंती। तो अवंती महाजनपद के साथ दोस्तों ये मित्रता करता है ना? इसको ये दोस्तों मित्रता के द्वारा और आपसी संबंधों को कायम करता है, एक प्रकार से मित्रता का हाथ बढ़ाता है। क्योंकि क्या होता है कि अवंती के जो राजा थे और उनका नाम था दोस्तों चंद्रप्रद्योत। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत दोस्तों एक टाइम पर क्या होती है, पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाती है। इनको पीलिया रोग हो जाता है, और इनका पीलिया रोग ठीक नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि बिंबिसार का एक राजवैद्य था, उसका नाम था जीवक। तो जीवक को भेजता है कहाँ पर, अवंती में। मतलब कि वहाँ के राजा का पीलिया रोग ठीक करने के लिए। केवल इसका दोस्तों आपसी मतलब यही था कि अवंती के साथ मित्रता की जाए। तो ये दोस्तों इसका जो मतलब कि वैद्य होता है उसका नाम होता है जीवक। तो जीवक को कहाँ पर भेजता है, अवंती में भेजता है पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। जीवक होता है, वो आखिरकार उसका पीलिया रोग ठीक कर देता है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जो मतलब अवंती का जो राजा होता है, वो एक प्रकार से मतलब दोस्तों बिंबिसार से खुश हो जाता है, और दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है। तो इसने अवंती को मित्रता के माध्यम से आपस में मिलाया था। और जो इसके दोस्तों जो इसके राज्य होते लिच्छवी, कौशल और वैशाली, यहाँ पर इसने वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। और बिंबिसार ने दोस्तों अपने जीवन काल में केवल एक युद्ध ही किया था। इसने अपने राजा के रूप में केवल एक युद्ध किया था, वो था दोस्तों अंग देश के साथ में। मतलब कि जो अंग महाजनपद था, तो जो मतलब अंग महाजनपद था, तो अंग महाजनपद को और बिंबिसार दोस्तों युद्ध के माध्यम से वो मगध में मिला लेता है। उस समय जो अंग था दोस्तों, ये मगध का पड़ोसी था। और यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार सैनिक अभियान करता है। और जब ये सैनिक अभियान करता है, तो वो ये अपने पुत्र अजातशत्रु को भेजता है। ये दोस्तों वहाँ पर जो है सैनिक अभियान के माध्यम से अंग को अपने देश में मिला लेता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हाँ, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बिंबिसार ने अवंती को और गांधार को, तो अवंती महाजनपद को और गांधार महाजनपद को दोस्तों मित्रता के माध्यम से और अपने संबंधों को दोस्तों स्थापित करता है। और दोस्तों विवाह के माध्यम से कौन कौन से, काशी को, कौशल को, लिच्छवी को और वैशाली को। तो काशी, कौशल, लिच्छवी और वैशाली को यह दोस्तों विवाह के माध्यम से एक
और अपने मतलब मगध में स्थापित कर देता है। और इसने केवल युद्ध के माध्यम से कौन से दोस्तों, इसने युद्ध के माध्यम से अंग देश को ये मगध में मिला लेता है। तो एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों, एक कूटनीतिक राजा था। इसने दोस्तों मार काट और युद्ध को न करके इसने मित्रता और विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इसको दोस्तों युद्ध पसंद नहीं था। इसको था कि केवल मतलब कि यहाँ पर मित्रता हो जाए, विवाह हो जाए, उसके माध्यम से हमारे जितने आपसी मतलब कि जो देश है वहाँ पर एक प्रकार से शांति कायम रही जाए और हमको और युद्ध न लड़ना पड़े। तो तो दोस्तों इसके बारे में कहते हैं कि एक प्रकार से कूटनीतिक राजा था। इसने कभी भी मतलब कि युद्ध का इसने सहारा नहीं लिया। इसने एक प्रकार से विवाह और मित्रता का सहारा लिया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अंत इसका कैसा होता है। तो अंत में क्या होता है कि अंत में इसके पुत्र अजातशत्रु ने ने मतलब गिरफ्तार कर लेता, मतलब बिंबिसार जो उसके पिता थे, तो जो उसके पिता थे बिंबिसार, तो बिंबिसार को इसका पुत्र गिरफ्तार कर लेता है और इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके यह स्वयं राजा बन जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, इसका जो पुत्र होता है अजातशत्रु। तो इसका जो दो पुत्र था अजातशत्रु, तो इसका दोस्तों मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। मतलब कि ये अपने पिता को मारा है, ठीक? अपने पिता को मार करके इसने गद्दी को हासिल किया है। और इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और इसने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया था। और एक प्रकार से दोस्तों इसके टाइम पर जो मगध था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ये अजातशत्रु दोस्तों बहुत ही बहादुर और योग्य शासक था। इसने अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त किया, लेकिन इसने जो इसके मतलब पिता के माध्यम से इसको साम्राज्य का विस्तार मिला था, इसने उसको कम नहीं होने दिया था, इसने उसको बढ़ाया था। और मतलब कि इसके टाइम पर ही असली जो मतलब मगध का जो विस्तार हुआ है वो असली अजातशत्रु के टाइम पर ही हुआ है। इसने एक प्रकार से दोस्तों मगध को बहुत विशाल साम्राज्य बना दिया था। और सबसे अधिक अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सबसे अधिक साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है वो इसी के टाइम पर हुआ है, इसके टाइम पर हुआ है। तो अजातशत्रु होता है, तो अजातशत्रु ने दोस्तों अपने टाइम पर मगध का विस्तार किया था। इसके टाइम पर जो असली मगध का विस्तार होता है वो अजातशत्रु के टाइम पर ही होता है। इसने दोस्तों जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र थे तो इनको जीत करके ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसके पिता ने जो इसको साम्राज्य का विस्तार दिया था इसने कम नहीं होने दिया था, इसको इसने बढ़ाया था। और इसने अपने मतलब पिता ने जो इसके साम्राज्य का विस्तार किया था उसको 2 गुना कर दिया था, किसने? अजातशत्रु ने। तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जो अजातशत्रु होता है ये अपने टाइम पीरियड में दोस्तों इसको मतलब 2 राज्यों के साथ संघर्ष होते हैं इसके। जो दोस्तों बड़े-बड़े राज्य थे उस टाइम पर दोस्तों कौशल और वैशाली, जो कौशल और वैशाली होते हैं तो उस टाइम पर ये 2 बहुत ही पावरफुल मतलब बड़े राज्य थे। मतलब मगध, कौशल और वैशाली, ये 3 ही दोस्तों एक महान और एक प्रकार से दोस्तों बड़े राज्य थे। मतलब बिंबिसार जो होते तो बिंबिसार ने कौशल और वैशाली के साथ में वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। तो कौशल और वैशाली वैसे तो इसके पिता के टाइम पर पर इसका साथ देते थे, लेकिन जैसे ही मतलब कि ये अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, कौशल और वैशाली अपने आप में आज़ाद हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो कौशल होता है ना, कौशल राज्य, तो कौशल से मतलब इसके पिता बिंबिसार ने और वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था। तो कौशल का जो राजा होता है प्रसेनजीत होता है, और प्रसेनजीत की जो बहन होती है उसका नाम दोस्तों महाकौशला देवी होता है। और महाकौशला देवी का जो विवाह होता है वो बिंबिसार से होता है। तो बिंबिसार ने तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था, लेकिन जब अजातशत्रु आता है तो यहाँ पर मारकाट शुरू कर देता है। और वो क्यों होती? क्योंकि दोस्तों बिंबिसार को यहाँ पर दहेज के रूप में काशी मिला था, है ना? बिंबिसार को जब यहाँ पर बिंबिसार ने यहाँ पर और शादी किया था तो बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। और काशी से दोस्तों पर ईयर में क्या होता था कि 1 लाख का टैक्स प्राप्त होता था, किसको? बिंबिसार को। लेकिन जब तक बिंबिसार जीवित रहता है तो प्रसेनजीत ये टैक्स बिंबिसार को देता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब अजातशत्रु और अपने पिता की हत्या कर देता है तो प्रसेनजीत जो होता है वो इसको टैक्स देना बंद कर देता है। मतलब कि जैसे ही अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है तो प्रसेनजीत जो होता है वो दोस्तों टैक्स देना बंद कर देता है। तो जब ये दोस्तों टैक्स देना बंद कर देता है और ये आक्रमण कर देता है किसमें? कौशल पर। ये दोस्तों क्या होता है, कौशल पर आक्रमण कर देता है कि तुमने टैक्स देना बंद क्यों किया? तो जो प्रसेनजीत दोस्तों होता है, प्रसेनजीत समझाता है जब तक आपके पिताजी जिंदा थे हमने टैक्स दिया, और अब आपके पिताजी दुनिया में नहीं है, हम मतलब आपको
टैक्स नहीं देंगी। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों प्रसेनजीत और अजातशत्रु पर युद्ध होता है कि अजातशत्रु ने दोस्तों ये युद्ध किया था मात्र टैक्स को प्राप्त करने के लिए कि तुमने टैक्स देना हमको बंद किया ही क्यों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मतलब पहली बार में क्या होता है, पहली बार में प्रसेनजीत हार जाता है और जब ये दूसरी बार युद्ध होता है, दूसरी बार में दोस्तों प्रसेनजीत इस युद्ध को जीत जाता है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों प्रसेनजीत बहादुर राजा था। इसने मतलब कि दोस्तों एक प्रकार से प्रसेनजीत मामा किसका, ये दोस्तों मामा भांजे हैं। तो अजातशत्रु प्रसेनजीत क्या है दोस्तों, मामा भांजे, प्रसेनजीत मामा है और अजातशत्रु क्या भांजा है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है लास्ट में कि अंततः इस मतलब प्रसेनजीत की विजय होती है और अजातशत्रु को कैद में डाल देता है। लेकिन क्या होता है बाद में दोस्तों ये एक प्रकार से और रिश्ते का लिहाज करता है और ये अजातशत्रु को कैद से मुक्त कर देता है। और कैद से मुक्त करने के साथ साथ इसने अपनी पुत्री बजीरा का जो विवाह होता है वो अजातशत्रु से कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो युद्ध होता है कौशल के साथ में, तो कौशल के साथ में जो इसका युद्ध होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों मात्र टैक्स के लिए होता है। वो टैक्स को पे नहीं करता, इसीलिए उस पर आक्रमण कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अंततः अजातशत्रु इसको हार जाता है और हारने के बाद दोस्तों इनमें क्या है, एक प्रकार से रिश्तेदारी थी, मामा भांजा थे। तो इनमें क्या होता है कि दोस्तों ये उसको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद दोस्तों अपनी पुत्री जो बजीरा होती है उसका विवाह कर देता है। तो इसका दोस्तों संघर्ष होता है वैशाली के साथ में होता है। अभी दोस्तों हमने समझा कि मतलब कौशल के साथ में किस प्रकार इसका संघर्ष होता है। इसका जो दूसरा संघर्ष होता है वैशाली के साथ में होता है और वैशाली में दोस्तों लिच्छियों का शासन होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भी बिम्बिसार का विवाह होता है। तो बिम्बिसार ने यहाँ पर दोस्तों इसकी पुत्री चेलना के साथ दोस्तों विवाह किया। चेलना कौन थी दोस्तों, वैशाली के राजा थे चेटक। तो चेटक की पुत्री थी चेलना। तो चेलना के साथ पर बिम्बिसार का विवाह होता है और चेलना मतलब चेलना और बिम्बिसार। तो दोस्तों चेलना और बिम्बिसार से जो पुत्र पैदा होते हैं तो उनका नाम दोस्तों होता है हल और बेहल। तो यहाँ पर भी जो जो दोस्तों एक तो संघर्ष होता है, तो अजातशत्रु का दोस्तों संघर्ष होता है वो हल और बेहल के साथ में होता है, जो कि इसके दोस्तों पिताजी के पुत्र थे। तो यह युद्ध दोस्तों मात्र हाथी के लिए होता है। मतलब हाथी दोस्तों था उस समय का दोस्तों फेमस हाथी था, उसका नाम था दोस्तों कौन था, सेचकन। मतलब कि जो मतलब सेचनक जो दोस्तों हाथी था, तो सेचनक हाथी के लिए इनका संघर्ष होता है। तो वैशाली के साथ जो संघर्ष होता है तो वो दोस्तों हाथी के लिए होता है। हाथी और हीरों की माला के लिए होता है, क्योंकि दोस्तों हाथी जो होता है ना उस टाइम का, सेचनक, दोस्तों सेचनक हाथी उस टाइम का बहुत ही फेमस हाथी था। और वहाँ पर दोस्तों जो हीरे की माला थी, वो दोस्तों क्या होता है कि इसके पिताजी बिम्बिसार जो इसके पिताजी थे, तो उन्होंने अपने बेटे हल और बेहल को हाथी और ये हीरों की माला गिफ्ट में दिया था। तो जब यह शासक बनता है तो दोस्तों हाथी और हीरे की माला को वापस पाना चाहता है। कौन सा, तो अजातशत्रु इसको वापस चाहता है। तो ये वापस दोस्तों क्यों चाहता है, क्योंकि जो हाथी था बहुत ही फेमस हाथी था और जो हीरे की माला थी दोस्तों बहुत ही कीमती माला थी। तो अजातशत्रु और शासक बनने के बाद इसको वापस चाहता है। लेकिन ये जो इसके दो भाई होते हल और बेहल, ये इसको वापस नहीं देती हैं। और ये कहाँ पर जाते हैं दोस्तों, ये अपने नाना के यहाँ भाग जाते हैं। इसके नाना दोस्तों कहाँ के थे, इसके नाना दोस्तों वैशाली के थे। तो वैशाली भाग जाते, तो मतलब जब ये दोनों वैशाली भाग जाते हैं तो दोस्तों वैशाली पर क्या होता है कि दोस्तों मगध और वैशाली की मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये अजातशत्रु मतलब वापस चाहता था कि आप हमको हाथी दे दो और ये हीरे की माला दे दो, लेकिन जो इसके भाई होते हल और बेहल, ये इसको वापस नहीं करती हैं। इससे अजातशत्रु दोस्तों क्रोधित हो जाता है और वह क्या है आक्रमण कर देता है। जब ये आक्रमण करता है तो दोनों ये अपने नाना के यहाँ भाग जाते हैं। दोस्तों इनके नाना कहाँ के थे, तो इनके नाना दोस्तों वैशाली के थे। तो ये दोनों वैशाली भाग जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों मगध और वैशाली के बीच में युद्ध होता है। अब ये दोस्तों जो युद्ध हो रहे हैं ना, ये रिश्तेदारी में हो रही हैं। जो इसके पिता ने यहाँ पर वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया था, तो इसका जब पुत्र आता है तो इसका पुत्र दोस्तों इन पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है। तो और ये दोस्तों जो युद्ध होता है, तो यह युद्ध 18 वर्षों तक चलता है। मतलब मगध और वैशाली के बीच जो युद्ध होता है यह 18 वर्षों तक चलता है। और इसी युद्ध में दोस्तों इसने 2 उपकरणों का प्रयोग किया था, मूसल और दूसरा है दोस्तों मासला कंटक। तो रथ मूसल और मासला कंटक का जो प्रयोग करता है वो अजातशत्रु वैशाली के लिए करता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अजातशत्रु जब वैशाली पर आक्रमण करता है तो दोस्तों वैशाली और मगध के बीच में यह बहुत लंबा संघर्ष चलता है। यह युद्ध 18 वर्षों तक चलता है और इस युद्ध को दोस्तों जीत और अजातशत्रु ने 2 नए उपकरणों का प्रयोग करता है। और पहला होता है दोस्तों रथ मूसल
और दूसरा होता है दोस्तों महाशिला कंटक। जो रथमूसल होता है इसके माध्यम से तो दोस्तों एक प्रकार की गाड़ी होती है, और जो महाशिला कंटक होता है ये दोस्तों पत्थर फेंकने की मशीन होती है। और आपने दोस्तों मूवी पर देखा होगा बाहुबली मूवी में, तो बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव होता है वो दोस्तों महाशिला कंटक का प्रयोग करता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि पत्थर फेंके जाते हैं, है ना। और जो रथमूसल होता है ये दोस्तों गदा वाली गाड़ी होती है। तो इन दो नए उपकरणों का प्रयोग करते हैं कौन, और कौन अजातशत्रु, और कब करता है, वैशाली के युद्ध में करता है। और इसके बाद क्या होता है कि यह दोस्तों लास्ट में इस युद्ध को जीत जाता है। और आखिरकार विजय किसकी होती है, आखिरकार विजय अजातशत्रु की होती है। और ये जीत करके वैशाली को मगध में मिला लेता है, किसमें, ये जीत करके वैशाली को मगध में मिला लेता है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो संघर्ष होता है दोस्तों अवंती के साथ होता है। वो पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था, कौशल के साथ हुआ था। दूसरा संघर्ष वैशाली के साथ होता है, और जो इसका तीसरा संघर्ष होता है दोस्तों अवंती के साथ होता है। अब ये अवंती के साथ अजातशत्रु का संघर्ष क्यों होता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था और इसके जो पिताजी बिंबिसार थे, तो दोनों के बीच में मित्रता थी। जो इसके पिताजी बिंबिसार थे तो दोस्तों बिंबिसार ने और इसके यहाँ अपने वैद्य जीवक को भेजा था इसका रोग ठीक करने के लिए। तो एक प्रकार से चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार दोनों क्या थे, मित्र थे। लेकिन जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, इससे दोस्तों जो मतलब चंद्रप्रद्योत होता है दोस्तों क्रोधित हो जाता है। वो उसको बहुत बेकार लगता है कि मेरे दोस्त की हत्या की गई है। इससे वह दोस्तों क्रुद्ध हो जाता है और वह अवंती पर मतलब मगध पर आक्रमण कर देता है। आखिरकार दोनों के बीच संघर्ष होता है, लेकिन जो लास्ट में विजयी होता है वो अजातशत्रु होता है दोस्तों। नो डाउट बहुत ही पावरफुल और योग्य शासक था। उसके टाइम पर दोस्तों मगध हो, मतलब कौशल हो, वैशाली हो और अवंती हो, तो इन तीनों को जीत करके ये मगध में मिला लेता है। इसके बाद दोस्तों इसका भी अंत मतलब जो होता है, इसका भी अंत अपने पिताजी के समान होता है। इसके पुत्र दोस्तों उदयन ने इसकी हत्या कर देता है, और अब दोस्तों मगध की गद्दी पर उदयन बैठता है। तो हम दोस्तों बात करते उदयन की। हम यहाँ पर दोस्तों और उदयन की बात करते हैं कि उदयन ने अपने पिता की हत्या करके और गद्दी को प्राप्त कर, जिस प्रकार से दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से उदयन दोस्तों अपने पिता की हत्या कर देता है और ये गद्दी को प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ पर हम उदयन की बात करें तो उदयन के टाइम पर दोस्तों मात्र एक ही काम हुआ है। इसने जो अपनी राजधानी थी उसको दोस्तों राजगृह से चेंज करके पाटलिपुत्र को बनाता है। तो उदयन के बारे में दोस्तों एग्जाम के व्यू से केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम पे कोई विशेष युद्ध लड़ाई नहीं हुई है। इसके टाइम पर केवल एक ही हुआ है कि इसकी जो कैपिटल थी दोस्तों राजगृह, पहले क्या थी, मगध की जो कैपिटल थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी, उसको ये चेंज कर देता है और ये चेंज करके पाटलिपुत्र बनाता है। और दोस्तों उदयन के बाद क्या होता है कि उदयन के बाद इसके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो दोस्तों आते हैं अनिरुद्ध, मुंड और नंगदशक। तो ये उदयन के क्या थे दोस्तों, उदयन के पुत्र होते हैं। तो उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंड और नगदशक। तो दोस्तों इन तीनों ने और मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था, और सबसे ज़्यादा जो शासन होता है दोस्तों नगदशक का होता है। तो अनिरुद्ध, मुंड और नगदशक ने तीनों ने दोस्तों 32 वर्षों तक राज किया था। और इसमें से जो सबसे महान शासक था वो था दोस्तों कौन सा, लास्ट वाला था, मतलब नगदशक था। तो जो नगदशक होता है वो दोस्तों इस वंश का अंतिम राजा होता है। और दोस्तों इसके टाइम पर भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है, और आखिरकार हर एक वंश का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट देखा है हर एक वंश को, और बिंबिसार से नगदशक तक कि किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और किस किस के टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, और किस राजा ने कौन कौन से कार्य किए हैं, इसके बारे में हमने दोस्तों इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।